तो ऐसे केस में जब कैथोड और एनोड के लिए 2 या 2 से अधिक स्पीशीज आपस में कंपटीशन कर रही हो, आपस में प्रतियोगिता कर रही हो, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन को हमें प्राथमिकता देनी है। मैंने जलीय NaCl का विद्युत अपघटन किया, सबका ध्यान बोर्ड पे। मैंने जलीय NaCl का विद्युत अपघटन किया, तो जलीय NaCl के विद्युत अपघटन में कैथोड पे तो लोड है ही नहीं, Na+ और H+ के बीच में रेस लगेगी, तो Na+ और H+ और वाटर 3 के बीच में रेस लगेगी, ऑब्वियस सी बात है H+ ही जीतेगा, तो वहां तो लोड है ही नहीं। मैं हाँ जी बच्चों, तो एक सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज का दिन। तो सवाल लिखेंगे, सवाल लिखिए, सॉल्व कीजिए। कुछ दी गई स्थितियों पर जल के विद्युत अपघटन से जल के विद्युत अपघटन से 2 लीटर O2 मुक्त होती है। उन्हीं परिस्थितियों पर उन्हीं परिस्थितियों पर H2 गैस कितनी मुक्त होगी? एनोड के लिए रिएक्शन दे रखी है। कैथोड के लिए इक्वेशन दे रखी है। चलिए आराम से सवाल को पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। We have 4 options for the answer. Do it. और फिर जो आपका आंसर हो वो देखेंगे।
डन। चलिए, इसमें हाथ पेन चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ये सवाल जो है आप डायरेक्टली ओरली भी कर सकते थे। ध्यान से आप लोग देखेंगे। किसी भी सवाल को जब पढ़ते हैं ना तो उसके पीछे का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि वो होगा किस कंसेप्ट से। देखिए, इस सवाल का जो कंसेप्ट है अगर वो आपके दिमाग में है तो आप सवाल बना लोगे। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जब हम बेटा लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात नोट करवाई थी, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो, कि जब बैटरी प्रोवाइड करती है तो कैथोड और एनोड को सेम चार्ज प्रोवाइड करती है। ये बात कितने बच्चों को याद है? रिमेंबर एवरीवन? गुड। मतलब अगर उसने एनोड को सप्लाई जितना चार्ज किया होगा उतना ही चार्ज उसने कैथोड को सप्लाई किया होगा, राइट? तो बैटरी कैथोड एंड एनोड को सेम चार्ज सप्लाई करती है। एक काम करो, इस कैप्सूल में एक छोटी सी बात और ऐड कर लो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट एट एनोड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ग्राम तुल्यांक संख्या, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एट कैथोड। इस चीज को नोट कर लो। ये कैप्सूल थोड़ा सा ठीक करके वापस से लिख लो, काम आएगा तुम्हारे। सेकंड वाले की यूज अभी नहीं आएगा, किसी एक सवाल में और लेंगे। इस सवाल में तो मैं ओरली कर दूंगा। सबका ध्यान बोर्ड पे। भाई, चार इलेक्ट्रॉन की तरह मत देखा करो इसको कभी भी, है ना? इसको कभी भी चार इलेक्ट्रॉन की तरह मत देखा करो। ये मोल के अंदर लिखा हुआ है। ये मान लो कि ये सब कुछ मोल के अंदर लिखा हुआ है, तो मोल के हिसाब से जज किया करो। मैं इसको चार इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं देखता, मैं इसको देखता हूं चार मोल इलेक्ट्रॉन की तरह, है ना नितिन? चार मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? चार मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश का मतलब हुआ 4f आवेश। तो आपने जब 4f आवेश दिया, समझना, आपने जब 4f आवेश दिया तो सवाल कह रहा है कि 2 लीटर ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई। तो यहां पे भी जब कैथोड के ऊपर, सॉरी, एनोड के ऊपर 4f दिया गया है तो कैथोड के ऊपर भी सेम आवेश गया होगा, 4f। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 4f है ही नहीं, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो बेटा बैलेंस करने वाली बात है। ये तो इस समीकरण मिति है, इसमें आप चाहो जो करो। पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 200 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 400 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 800 हो जाएगा। तो उस बात से थोड़ी फर्क पड़ता है कि यहाँ क्या लिखा है। हमें बस केमिस्ट्री आनी चाहिए, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जितना चार्ज एनोड को गया है उतना ही चार्ज कैथोड को गया है। तो एनोड का डेटा हमको दे रखा है कि 2 लीटर ऑक्सीजन मुक्त हुई है। इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है कि 4f से 2 लीटर मुक्त हो रही है। तो यहां पर अपने को कितना H2 मिलेगा अपन चेक करते हैं। बैलेंस करके आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बैलेंस करके समझना पड़ेगा। बैलेंस इक्वेशन बोल रही है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल H2 मिल रहा है, मतलब 2f से 1 मोल H2 मिल रहा है। तो हमारे पास कितना सप्लाई है? 4f। तो 2f से 1 मोल मिला है तो 4f से जस्ट उसका डबल मिलेगा। 4f से 1 मोल है तो 2f से 1 मोल है तो 4f से 2 मोल होगा। हमें कितना मोल H2 प्राप्त हो जाएगा? 2 मोल H2 प्राप्त होगा। आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा है। दैट्स इट। कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी बच्चे को? देखो आनी चाहिए दिक्कत, क्योंकि हाँ मन, बोलो।
4 लीटर कैसे होना चाहिए? हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से डबल मिल रही है, कैसे? हम्म। हम्म। अच्छा, नितिन बताओ। बताओ। सही किया है मैंने? लग तो रहा है। देखो, एक्चुअली क्या है ना, कुछ सवालों का पर्पस तुम्हें सिखाना नहीं होता, कुछ सवालों का पर्पस तुम्हें जगाना भी होता है। मैंने यहाँ पे मोल निकाले हैं, आयतन नहीं। और सवाल में वो आयतन पूछ रहा है। थोड़ा दिमाग लगाते। यहाँ पे गैस का कितना मोल है? यहाँ पे गैस का 1 मोल है। तो यहाँ पे 4F चार्ज से 1 मोल ऑक्सीजन मिल रही है, जिसका आयतन 2 लीटर है। राइट। यहाँ पे हमें डबल हाइड्रोजन मिल रही है। यहाँ पे हमें डबल हाइड्रोजन मिल रही है। डबल हाइड्रोजन का मतलब जितना आयतन ऑक्सीजन ने घेरा, उसके दुगने मोल सेम चार्ज पे अपना को हाइड्रोजन के मिल रहे हैं। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन 2 लीटर घेर रही है, तो 2 मोल हाइड्रोजन कितना घेरेगी? 4 लीटर। तो आंसर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो डबल होगा ऑक्सीजन के वॉल्यूम का। सब कुछ सही था, पर अभी तक हम कंक्लूजन मोल पे पहुंचे थे। हमें आयतन बताना था सवाल में, तो पहले मोल निकाला, फिर आप आयतन निकाल सकते। आई होप अभी नींद उड़ गई होगी। अच्छा सवाल था ये सबकी। युवांक, इट्स वेरी टफ फॉर यू, आई नो, बट ठीक है, बढ़िया है। सब लोग कुछ नहीं करना है। 4F चार्ज इसको दिया तो 1 मोल O2 मिला, जिसका आयतन था 2 लीटर। 4F चार्ज इसको दिया तो 2 मोल H2 मिला। तो एक का आयतन 2 लीटर, 2 का कितना हो जाएगा? 4। तो 4 लीटर आपको हाइड्रोजन गैस मिली। सही है एवरीवन? कंफर्टेबल? वैसे भी कंफर्टेबल होना जरूरी है। इस पूरे क्वेश्चन को 4 से 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो भी आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम मिलेगा, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम मिलेगा, उनको आप कंपेयर कर सकते हो। बट ऐसे नहीं, एनोड कैथोड दे रखा है तो चार्ज के हिसाब से कर। ठीक है, डन है। हेडिंग लगाएं, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। यार फैराडे का जो सेकंड लॉ है ना, वो बड़ा ही आसान है। उसमें ऐसा सच कुछ ज्यादा है नहीं, जल्दी समझ में आता है। द्वितीय नियम। तृतीय नियम में क्या है? जैसे मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, आपके पास दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, आपके पास तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, और आपने सेम चार्ज प्रोवाइड कर दिया। सेम चार्ज प्रोवाइड कर दिया मतलब Q चार्ज इसके पास गया, Q चार्ज इसके पास गया, Q चार्ज इसके पास गया। मतलब आपने एक या एक से अधिक जो है, एक या एक से अधिक आपने अलग अलग विद्युत अपघट्य लिए, अलग अलग आपने सेटअप लिए, और सब में सेम चार्ज प्रोवाइड कर दिया। तो चार्ज सेम हुआ। यहां पर जो डिपोजिशन होगा एनोड कैथोड के ऊपर, वो होगा W1 बराबर Z1 इंटू क्यू। यहां होगा W2, आवेश सेम है, बाकी तो डिफरेंट है, Z2 इंटू क्यू। यहाँ जो डिपॉजिट होगा वो होगा W3 बराबर Z3 इंटू क्यू। और अगर Z को लिखें तो Z को अपन लिख सकते हैं E अपॉन F या E अपॉन 96500। तो E अपॉन 96500, तो ऐसे लिख सकते हैं W1 बराबर E1 अपॉन 96500 इंटू क्यू। ऐसे W2 यहाँ पे अपन लिख सकते हैं E2 डिवाइड बाय 96500 इंटू क्यू।
ऐसे W3 अपन लिख सकते हैं E3 डिवाइड बाय 96500 इंटू Q। तो यहाँ से W1 अपॉन W2 कितना आ रहा है, E1 अपॉन E2 के बराबर आ रहा है। इसको आप सेकेंड लॉ मान सकते हो। दैट्स इट। कि अगर सेम Q भेजोगे तो जो आपको उत्पाद मिलेंगे विद्युत अपघट्य के, वो सीधे सीधे किसके समानुपाती होंगे, उनके ग्राम तुल्यांक भार के समानुपाती होंगे या Z के समानुपाती होंगे, जैसे भी आप याद करना चाहो लिख लीजिए। बस ये सेकंड लॉ। मैंने कहा ना इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ये नहीं भी देता तो हम लॉजिकली सोच लेते कि अगर सेम आवेश दिया है तो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अब हेडिंग लगाएं। हेडिंग लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। प्राथमिकता आधारित आधारित या फिर वरीयता आधारित विद्युत अपघटन। सब बच्चे यहां से जो पढ़ेंगे ना, अपने दिमाग को एकदम केंद्रित करके पढ़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। प्रिफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। प्रिफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस। लेट्स हैव अ लुक एट प्रिफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस। सबका ध्यान बोर्ड पे। अब यहां से तुम्हारे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर दिमाग नहीं भी लगा पाते हो तो कोई बात नहीं। जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे अभी लिखवाऊंगा आज की क्लास में, उसको आज शांति से बैठ करके मेमोराइज कर लेना अपने दिमाग में। तो जितने भी सवाल इस टॉपिक पे बन सकते हैं ना, वो सब तुमसे हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं हो। और 100% इस टॉपिक पे सवाल बनेगा ही बनेगा। अब हम चैप्टर के वैसे भी एंड की तरफ जा रहे हैं, तो आज की क्लास एक इम्पॉर्टेंट स्टोन है इस चैप्टर को खत्म करने में। देखो, अभी तक तो क्या है, जीवन बड़ा आसान था। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने NaCl लिया, NaCl मॉल्टन लिया आपने। मॉल्टन मतलब गलित। तो गलित NaCl लेने पर दो ही प्रकार के आयन उपस्थित हैं बेटा। एक तो उपस्थित है Na प्लस और दूसरा उपस्थित है Cl माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है, भागने के लिए एक तो Na प्लस भागेगा, एक Cl माइनस भागेगा, और दोनों जाकर के अपना अपना उत्पाद बना देंगे, कोई टेंशन है ही नहीं। पर मान लो अगर NaCl मॉल्टन की जगह NaCl एक्वस होता, जलीय होता, तो Na प्लस भी होता, Cl माइनस भी होता, और कंपटीशन में जल भी होता, कंपटीशन में H प्लस भी होता, कंपटीशन में OH माइनस भी होता। तो ऐसे केस में जब कैथोड और एनोड के लिए दो या दो से अधिक स्पीशीज आपस में कंपटीशन कर रही हो, आपस में प्रतियोगिता कर रही हो, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन को हमें प्राथमिकता देनी है। जैसे Na प्लस और H प्लस आपस में कंपटीशन करेंगे, तो उसमें किसको जिताना है। अगर OH माइनस और Cl माइनस आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो किसको जिताना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इस चैप्टर का। और बोर्ड के बच्चों को तो हम काफी ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाते हैं, क्योंकि वहां सवाल भी लिमिटेड होते हैं, कंसेप्ट भी लिमिटेड होते हैं, तो बहुत ज्यादा वहां पे डिटेल में जाते नहीं है। पर यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जितना डिटेल में आपको बता सकते हैं, जितने पॉइंट्स लिखवा सकते हैं, वो सारे लिखवा दें। कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है चेक करने का, हमें उसी वक्त वैल्यूज वगैरह को देख करके जज करना पड़ता है। बट फिर भी हम ऐसे नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे जो 99% सवालों को डायरेक्ट कर दे, और 1% में दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको तैयार कर दूंगा।
तो चलिए नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं ये आपको अच्छे से क्लियर है कि अगर एक या एक से अधिक स्पीशीज कैथोड और एनोड पर अपना ऑक्सीकरण या अपचयन करवाने के लिए कंपटीशन कर रही हो तो फिर हमें देखना पड़ता है कि हम किसको प्राथमिकता दें। और ऐसा कब होता है? जनरली जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की बात करते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में कंपटीशन में कौन आ जाता है? जल आ जाता है। तब हमें सोचना पड़ता है। तो लिखें, नोट्स बनाएं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिखें, जब एनोड या कैथोड पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन के लिए एनोड तथा कैथोड पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन के लिए ऑक्सीकरण तथा अपचयन के लिए स्पीशीज का कंपटीशन होता है, तो हम प्राथमिकता या वरीयता के आधार पर फैसला करते हैं। भाई जिसका जो ज्यादा पावरफुल होगा या जिसको ज्यादा ऑक्सीकरण करवाना होगा वो एनोड पे चला जाएगा, जिसको ज्यादा अपचयन करने की प्रकृति होगी वो कैथोड पे चला जाएगा। है ना? चलिए अब अपन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे विद्युत अपघट्य के जलीय विलयनों में ऐसा देखा जाता है। विद्युत अपघट्य के जलीय विलयनों में तो सामान्यतः विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में ऐसा हम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई किस प्रकार से वरीयता सूची है और हम कैसे फैसला कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैथोड के ऊपर, तो हेडिंग लगाएं, कैथोड। देखो बेटा, सबका ध्यान इधर। कैथोड पे होना क्या है सबको पता है ना, ये काम की बात है। सबको पता होना चाहिए कि कैथोड पे सर अल्टीमेटली जाकर के होना अपचयन ही है, होना रिडक्शन है। कुछ ही कर लो, कैथोड पे होना तो रिडक्शन ही है। अच्छा, क्या आपको ऑब्वियस सी बात पता है कि भाई जिसका अपचयन होना है उसकी अपचयन होने की प्रवृत्ति का कंपटीशन करवा लो। जैसे दो लोग अपचयन करवाने के लिए लड़ रहे हैं, मान लो अपचयन कराने के लिए सोडियम भी लड़ रहा है, पानी भी लड़ रहा है। तो अगर अपचयन करवाने के लिए दो लोग लड़ रहे हैं तो उन दोनों के एसआरपी को कंपेयर कर लो। जिसका एसआरपी ज्यादा उसका अपचयन जल्दी करा दो, पहले करा दो, या उसको प्रेफरेंस दे दो, उसको प्राथमिकता दे दो। जिसका एसआरपी कम है उसको प्राथमिकता मत दो, ऊष्मा गतिकी के आधार पे ऐसे फैसला हो जाएगा, है ना? इसको डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कहते हैं। आप डिस्चार्ज पोटेंशियल जैसे शब्द को यूज ना भी करोगे चलेगा, बस आप एक बात याद रखना कि एसआरपी जिसका ज्यादा होगा, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा, वो कैथोड के ऊपर पहले अपचयित होगा। और ये इट मेक सेंस, तो सही भी है। अपचयन विभव का मतलब ये था कि अपचयित होने की प्रवृत्ति, मैं तो बोर्ड में पढ़ाता ही ऐसे हूँ कि अपचयन विभव का मतलब ही होता है अपचयित होने की प्रवृत्ति। तो किसी का अपचयन विभव ज्यादा है तो वो जल्दी अपचयित होगा, किसी का कम है तो वो लेट होगा। सही है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग लिख लें। चलिए नोट करें, स्पीशीज जिनका, इसका कैप्सूल बना के लिख लें फटाफट से।
स्पीशीज जिनका स्पीशीज जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल टर्म्स बेटा आएंगी दो चार। इसको मतलब आप तो सिंपल ऐसे देखो, एसआरपी। एसआरपी को खोल करके लिखने की जरूरत तो नहीं है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो एसआरपी से कंपेयर कर लेंगे, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब एसआरपी ज्यादा है, कैथोड पर उसका अपचयन पहले होगा। बस ये सबसे बड़ा कैप्सूल है तुम्हारे लिए, और इसी से तुम्हें जज करना है। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शन हो जाते हैं, सामान्यतः मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शन होते हैं, हर जगह होते हैं, यहाँ भी होंगे, अभी बताऊंगा क्यों कैसे कहाँ, बट मोटे मोटे तौर पे ये चीज काम कर जाएगी। अब कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर है, वो भी नोट कर लो मेरे साथ साथ, तुम्हारे काम आएगा। जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पानी, Zn2+, H+, Cu+, Ag+, Au3+। ठीक है, जैसे जैसे आप ऐसे याद कर लो ना, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट आएंगे क्या होगा, एसआरपी बढ़ेगा। एसआरपी बढ़ेगा तो कैथोड पर अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ऐसा है। तो जैसे जैसे इस छोटे से कंपैरिजन में आप लेफ्ट टू राइट आओगे, वैसे वैसे कैथोड पर अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब ध्यान से सुने, जैसे ये जितने भी लोग हैं, हम इनको अपचयित नहीं करवा सकते अगर ये अपने जलीय विलयन में है। आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत मतलब मैंने आज तक कभी भी मेटलर्जी नहीं पढ़ाया। आपको ये बात पता है, आप शायद जानते नहीं हो इस बात को, आप अगर बोर्ड के बच्चे हो तो आपको ये बात पता होगा कि मैंने आज तक कभी भी मेटलर्जी नहीं पढ़ाया, क्योंकि मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है ना, जिस चैप्टर को पढ़ाने के लिए विद्युत रसायन की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, बोर्ड के बच्चों के लिए तो बड़ा आसान है, झाग पल्लवन विधि पढ़ जाओ, दो चार चीजें पढ़ के चले जाओ, पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर सच में मेटलर्जी के सवाल को सॉल्व करना है ऑन द लेवल ऑफ जेईई नीट, तो बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए रेडॉक्स की, और बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इस बार जेईई नीट के बच्चे इस चीज को पढ़ेंगे, उन्हें बहुत मजा आएगा। हाँ, जेईई नीट में पढ़ते हैं बस जनरली। ये चीज जब आपको पता होगी ना तो मजा आएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा बोल दूं कि पानी में हमने इन सबको घोल रखा है, तो क्या आप इनका अपचयन करवा पाओगे कैथोड के ऊपर? क्योंकि कैथोड के ऊपर रेस लगेगी दो लोगों में, एक तो इन सब में और एक पानी में। कौन जीत जाएगा? पानी जीत जाएगा। तो जब अपचयन करवाने की बात आएगी, अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की बात आएगी तो पानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और ये सब नहीं कर पाएंगे। तो ये सब नहीं कर पाएंगे तो सोडियम धातु से अपन को Na+ से अपन को Na नहीं मिलेगा, Mg2+ से अपन को Mg नहीं मिलेगा, Al2+3+ से अपन को Al नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम मेटलर्जी में देखेंगे इस पॉइंट को कि मेटलर्जी में इन सब को आप इस विधि से अलग नहीं कर सकते, आप इन सब को इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग नहीं कर सकते, इनके जलीय विलयन। और ये काफी अच्छा पॉइंट भी बनेगा वहां, है ना? तो लिख लें यहाँ पे थोड़ी सी बात, इनके, वो जल जीत जाएगा ना, इनके जलीय विलयन से
विद्युत अपघटन द्वारा इनके जलीय विलयन से विद्युत अपघटन द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप इनको इनके जलीय विलयन से प्राप्त कर नहीं पाओगे, है ना? और बाकी सबको इनको आसानी से कर लोगे, ये सारे के सारे। मतलब ये बड़े आराम से हंसते हंसते, बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, ये बढ़िया से अपचयित हो जाते हैं। तो ये सारे आसानी से अपचयित होंगे। बहुत आसानी से शानदार तरीके से अपचयित होते हुए। अच्छा, पानी का जब अपचयन होगा तो आपको पानी के अपचयन का फॉर्मूला पता है क्या? ये बहुत काम की चीज, ये तो आपको बिल्कुल ऐसे मतलब कंठस्थ कर लेना चाहिए कि पानी के लिए आपको अपचयन का फॉर्मूला पता है क्या? अभी रजिस्टर को हल्का सा पलटोगे ना, एक पेज जो क्वेश्चन कराया था उसमें यही बताया था, उसमें उसका अपचयन भी दिखा दिया है, उसमें उसका ऑक्सीजन भी दिखा दिया है। वो ऐसे मजे मजे के लिए था, तुम्हें याद भी करना है। आपको 2 मोल H2O के लेने हैं, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, बात खत्म। जब पानी का अपचयन होगा, पानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है? और साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ में 4OH-, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और बैलेंसिंग अगर अपन ऐसे कर रहे हैं कि 2 लें तो फिर तो 2 ले लो ना, 4 नहीं लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 2H-, ऐसे। ये पानी के अपचयन की अभिक्रिया है जो आपको हमेशा याद रखनी। इसका SRP भी याद रख सकते हो, माइनस का 0.83 के आसपास इसका SRP होता है, तो लिख के रख लो, इसका SRP भी याद रख सकते हो। और H+ के लिए 0 होता है ना? इसलिए H2O से आगे H+ है, H+ के लिए 0 है, तो थोड़ा सा कम है इसका, माइनस का 0.83। तो बस पानी के लिए ये इक्वेशन हमेशा दिमाग में रखनी है। चाहो तो इसको रट ही लेना बेटा, बिना रटे काम चलेगा नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? क्या H2 का वैलेंसी फैक्टर बता सकते हो, VF बता सकते हो देख करके? दो तरीके हैं, या तो ऑक्सीकरण संख्या से चेक कर लो, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +1 थी, यहाँ पे 0 हो गई, एक का चेंज आया, 2H है, 2 का चेंज आया। या फिर कितना फेराडे ऑफ चार्ज लगा वो देख लो, 2 फेराडे चार्ज लगा तो 2 है वैलेंसी फैक्टर। 1 मोल के लिए 2 फेराडे चार्ज लगा तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसे भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, बस पता होना चाहिए। तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 2 है। अब आते हैं अपन एनोड के ऊपर, तो हेडिंग लगाएं, ये थोड़ा कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेकंड एनोड पर। अब देखते हैं एनोड। हम्म, एनोड पर क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, एनोड पे क्या होना है? क्या होना है एनोड के ऊपर? अपचयन का उल्टा होना है। तो एनोड पे आपका होना है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के लिए सिंपल सी बात है, जिसका SRP ज्यादा है उसका तो होगा अपचयन, और जिसका SRP कम है उसका होगा ऑक्सीकरण। तो इसके लिए एनोड के लिए SRP कम होना चाहिए या फिर SOP ज्यादा होना चाहिए? अपचयन विभव कम होना चाहिए ताकि ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति हो, तो अपचयन विभव कम होना चाहिए, ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होना चाहिए, ऐसा हम बोल सकते। ठीक है, चलो फिर इसमें भी कुछ रटने वाले एग्जांपल्स हैं, मतलब इसमें भी एक सीक्वेंस है वो आपको याद रख लेनी चाहिए, तो लिख लो। सबसे बेकार तरीके से ऑक्सीगत होने का काम करता है SO4 2-, करवाना ही नहीं है ऑक्सीकरण। NO3-, जल
OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है, डन है। ये सीक्वेंस है, इसको आप याद कर सकते हो। कैसे याद करना है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वही वाला कंसेप्ट है। SRP घटेगा, SOP बढ़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है इनमें ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी, है ना? तो ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो ये बड़ी मुश्किल से ऑक्सीकृत होंगे और ये काफी आसानी से हो जाएंगे, मतलब ये आसानी से ऑक्सीकृत होंगे। चलो पानी की बात कर लें। पानी के ऑक्सीकरण की इक्वेशन एक बार लिखो अपनी कॉपी में। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो पानी के ऑक्सीकरण का एक बार खुद से लिख के देखो, मैंने सिखा रखा है। आते ही जो सवाल दिया था उसके अंदर ऑक्सीकरण का भी इक्वेशन लिखा हुआ है, एक बार चेक करें और ट्राई करें कि आप खुद से लिख पा रहे हैं क्या। देखिए, कीजिए। बस याद रखें, ऑक्सीकरण में O2 निकलता है, अपचयन में H2 निकलता है। तो ऑक्सीकरण में एक तो निकल जाएगा O2 प्लस, O2 तो निकल गया इस तरीके से बाहर। अब आपके पास जो चीज बची है वो है केवल और केवल H प्लस, क्योंकि दो दो पानी यहाँ लेने थे, दो पानी यहाँ लेने थे। यहाँ पे H2 बाहर निकल गया तो 4 OH माइनस बचे। यहाँ पे O2 बाहर निकल गया, केवल H बचा। केवल H बचा तो कितने बचा? 4 H बचा, और 4 H प्लस है तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसे याद रखो। यहाँ पर H2 निकाल दिया आपने तो 2 H बच गए, 2 O बच गए, तो 2 OH माइनस आएंगे। 2 OH माइनस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए। कैसे भी याद कर लो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है? इसका SRP की वैल्यू भी याद रख सकते हो, 1.23 वोल्ट होता है। कंपेरेबल वैल्यूज हैं ये, अगर कंपेरेबल वैल्यूज याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। बस वही है ना, SRP जितना कम उतना बेहतर। SRP जितना कम उतना बेहतर। OH माइनस के लिए भी आपको डेटा याद कर लेना चाहिए, काम आता है। देखो, H2O का अलग होता है और OH माइनस का अलग होता है। OH माइनस के अंदर दो चीजें बनेंगी, एक तो आपका O2 बनेगा, एक आपका पानी बनेगा। तो दोनों आपको याद रखने। एक तो O2 बनता है, एक पानी बनता है, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इस तरीके से। बैलेंसिंग अपने हिसाब से कर लो। यहाँ पे 2 O हैं, यहाँ पे 3 O हो चुके हैं, यहाँ पे हाफ लगा दो। ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। ये होता है OH माइनस के। तो एक ये आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से, ये दोनों आपको याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो आज कुछ करो चाहे ना करो, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तीनों इक्वेशन एकदम दिमाग में ना बढ़िया से बिठा लेना, बहुत काम की चीज। वैल्यू बता दूं इसके लिए? माइनस का 0.4। अच्छा, दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से छोटा कौन है? सोचो। दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से छोटा कौन है, ये आपको बता। पर एक मिनट, ये इनकी SOP की वैल्यूज है, सॉरी, SRP की वैल्यूज नहीं है। माइनस का 0.4 जो बड़ा है उसका ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू छोटी, SOP की बात हो रही है ना, तो SOP ज्यादा तो ऑक्सीजन प्रवृत्ति ज्यादा। दोनों में से SOP किसकी ज्यादा है? माइनस के 1.23 से बड़ा होता है माइनस का 0.4। माइनस का 0.4 बड़ा है तो ये वाली वैल्यू, इसका ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो देख लो, OH माइनस आगे आ रहा है, H2O पीछे, ऐसे। तो ये 2 3 4 चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी अब अपन थोड़े से स्पेशल केसेस देखेंगे, 5 या 6 स्पेशल केसेस हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, उनको हम चेक करेंगे। यहाँ तक कॉपी कर लो और दिमाग में बिठा लो इसको अच्छे से।
इन रिएक्शंस को दिमाग में बिठा लो। और कैप्सूल बुक का या एक्स्ट्रा प्रॉब्लम का कोई भी सवाल मत उठाना जब तक ये याद ना हो। देख देख के करने से कोई मतलब नहीं है। जब तक अच्छे से दिमाग में बैठ ना जाए ना टेबल वगैरह और ये सब कुछ, तब तक कोई सवाल उठाना ही मत। तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ। चलो देखें, अब हम बढ़िया एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बेटा ऐसे समझो कि आपके पास डाइल्यूट H2SO4 होता, एक्वस जलीय, और आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होते। तो सोच के बताइए, कैथोड पे क्या होता, एनोड पे क्या होता, सोचो। जस्ट थिंक, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है। कैथोड पे किसके बीच में कंपटीशन होता है, ध्यान से सुनना। कैथोड में कंपटीशन होता है H+ के बीच में और पानी के बीच में। क्योंकि H2O में H2O देता है H+, ये देगा H+, और पानी ऑलरेडी है, एक्वस है। तो पानी और H2O में कौन जीतेगा? तो पानी और H+ में कैथोड के ऊपर कौन जीतेगा? H+ जीतेगा। जिता दो H+ को। H+ का आप चयन कराओ। H+ का आप चयन कराओगे तो 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेंगे? H2 गैस। तो कैथोड का उत्पाद तो फिक्स हो गया, H2 गैस। अच्छा, एनोड का उत्पाद बताओ क्या होगा? एनोड पे किन दो लोगों के बीच में कंपटीशन होगा? पानी के बीच में और SO4 2- के बीच में। आप लोग इतने समझदार हो ना कि आपने दिमाग पे सोच लिया है। H2SO4 दो हिस्सों में टूटेगा, H+ और SO4 2-। H+ है, माइनस की तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा। कैथोड पे कंपटीशन किसके बीच में है? पानी वर्सेस H+। और एनोड पे कंपटीशन किसके बीच में है? SO4 2- वर्सेस पानी। किसको जिताना पसंद करोगे भाई? बोलो। पानी को जिताना पड़ेगा। SO4 2- तो घटिया है। देखो, इस रेस में पानी ही जीतेगा। क्या मैंने तुमको पानी का ऑक्सीकरण करना सिखाया है? पानी के ऑक्सीकरण से मैंने आपको कुछ बताया था जो आपको कभी नहीं भूलना, कि पानी के ऑक्सीकरण से हमको O2 मिलता है। तो पानी का ऑक्सीकरण कराया, आपको O2 मिल गया। अब क्या बच गया? जब यहाँ से दोनों ऑक्सीजन बाहर चली गई, कुछ नहीं बचा, केवल H+ बचा। कितने इलेक्ट्रॉन से बात बनी? 4 इलेक्ट्रॉनों से बात। बस रिएक्शन बैलेंस कर लो, हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिसाइड होता है। तो आपसे कोई पूछे क्या क्या बना यहाँ पे, तो H2 गैस बनी एक तो, और एक O2 गैस बनी, ऐसे आप बोल सकते। पर यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। ये तो डाइल्यूट था, अगर कंसंट्रेटेड होता तो क्या होता? ये बेटा सोचने वाली बात है, सबका ध्यान बोर्ड पे। अगर कंसंट्रेटेड होता तो कहानी चेंज हो जाती। कैथोड के ऊपर कंपटीशन किसकी? कंपटीशन रहता ही नहीं फिर तो। फिर कंपटीशन रहता ही नहीं। फिर तो सीधी सी बात है कि भैया पानी है ही नहीं रेस में। ये हम बोर्ड लेवल पे भी पढ़ते हैं, सांद्र और तनु। अगर तनु है तो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, अगर सांद्र है तो ऑब्वियस सी बात है मात्रा में ही हमारा H2SO4 ज्यादा है। ठीक है, या फिर मान लो आपने ऐसे लिया होता, अमोनियम सल्फेट लिया होता, तो मात्रा में हमारा अमोनियम ज्यादा है। तुम बात ही क्यों करेंगे फालतू किसी और के बारे में? चलो देखो, अगर आपने H2SO4 लिया होता तो H+ की जीत होती, कुछ कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। H+ की जीत होती, H2 गैस ही बाहर निकलती। और अगर हमने ये लिया होता अमोनिया, तो अमोनियम आयन की जीत होती।
अमोनियम आयन की जीत कराओगे तो बनाओगे क्या? अमोनियम आयन से दो चीजें बनेगी, H2 अलग हो जाएगा और साथ में अमोनिया बन जाएगा। देखो, तो दो H अलग कर दो, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दो H बाहर निकाल दो, तो एक तो अमोनिया बन जाएगा, ठीक है, दो अमोनिया बन जाएंगे, साथ में H2 गैस बाहर निकलेगी H2 गैस ही, यहाँ भी H2 गैस, यहाँ भी H2 गैस। तो दोनों में जो उत्पाद होना है वो H2 गैस ही होना है, अगर अपन अमोनियम सल्फेट लें या फिर H2SO4 लें, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे भी कंसंट्रेट लेंगे तो फिर वाटर तो हट गया कॉम्पिटिशन से, फिर कौन आ गया? SO4 2 माइनस आ गया। यही मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपटीशन में है कौन, पहले उसको समझो। अगर आपने डाइल्यूट लिया है तो SO4 और वाटर के बीच में कंपटीशन है, पर अगर तुमने डाइल्यूट लिया ही नहीं है, तुमने लिया ही कंसंट्रेट है, तो कंपटीशन केवल सल्फेट आयन और कोई दूसरा ही। अच्छा, सल्फेट आयन के लिए एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर आप इसका ऑक्सीकरण करवाते हो, क्योंकि हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, तो आपको फिर S2O8 मिलता है 2 माइनस के साथ। दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, ये मार्शल एसिड का एनायन है। मार्शल एसिड होता है H2S2O8, तो ये मार्शल एसिड का एनायन है। लिख लें भले इसको, ये मार्शल एसिड का ऋणायन है। यू मस्ट रिमेंबर, इसलिए इस केस को हम इंपॉर्टेंट केसेस की कैटेगरी में डाल रहे हैं ताकि हर बच्चा इसको याद रखे। नोट कर लो। और साथ साथ आंख में बिठा लो। इसका एक नाम भी है, केमिकल नेम याद करना चाहो तो। पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन, तो आप इसको पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन भी पुकार सकते हो। पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन में इसको कहा जा सकता है। अब मैं आपको दो इक्वेशन देख के बता रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन सी इक्वेशन होगी। देखो, मैंने क्या किया, मैंने जलीय NaCl का विद्युत अपघटन किया, सबका ध्यान बोर्ड पे। मैंने जलीय NaCl का विद्युत अपघटन किया, तो जलीय NaCl के विद्युत अपघटन में कैथोड पे तो लोड है ही नहीं, Na प्लस और H प्लस के बीच में रेस लगेगी, तो Na प्लस और H प्लस और वाटर तीन के बीच में रेस लगेगी, ऑब्वियस सी बात है H प्लस ही जीतेगा, तो वहां तो लोड है ही नहीं। मेरा सवाल इतना सा है कि कैथोड के ऊपर, कैथोड नहीं, एनोड की बात हम हाँ कैथोड की बात तो कर चुके हैं, एनोड के ऊपर क्या होगा? एक्वस NaCl के, जलीय NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड पर किसकी जीत होगी?
इन दोनों में से जिसका एसओपी ज्यादा है उसकी जीत होगी। दोनों में से किसका एसओपी ज्यादा है बताओ? फर्स्ट का कि सेकंड का? सेकंड वाले का ज्यादा है। तो जलीय NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड पर ऐसा लगता है कि जल की जीत होगी। परंतु वास्तव में जल की जीत होगी तथा उत्पाद O2 मिलेगा। परंतु वास्तव में जीत Cl- की होती है और उत्पाद Cl2 मिलता है। लोग ऐसे थोड़ी माथा पकड़ लेते हैं केमिस्ट्री, ऐसे ही थोड़ी माथा पकड़ते हैं केमिस्ट्री में। तो लिख लो, अर्थात Cl2 मेजर प्रोडक्ट व O2 थोड़ा बहुत बच गया, Cl2 पूरा खत्म हो गया, फिर बाद में थोड़ा बहुत ये बच गया तो ये कर लेगा अभिक्रिया, पर बनेगा बहुत कम। तो O2 यहाँ पर माइनर रहता है। क्या कोई सोच सकता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? सुनो, देखो बेटा, दो तरीके से फैसले लिए जाते हैं। अभी आप जो बात कर रहे थे ESOP या ESOP, यहाँ पर ये सब जो डेटा है इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डेटा। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये जीतना चाहिए, पर कभी भी किसी रिएक्शन को जिताने हराने इन सब के लिए केमिस्ट्री में केवल थर्मोडायनेमिक्स नहीं देखी जाती है, एक और चैप्टर पे गौर किया जाता है। सोच सकते हो उसका नाम क्या है? काइनेमेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। दो चीजें हैं, थर्मोडायनेमिकली ये इक्वेशन जीत सकती है, पर काइनेटिकली गतिकी के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड ज्यादा है। तो भले ही थर्मोडायनेमिक्स यहां पे इसको सपोर्ट कर रहा हो, पर काइनेटिक्स इसको सपोर्ट कर रहा है, और काइनेटिक्स के इसको सपोर्ट करने के कारण यहां पे O2 को वहां पे चिपकाने के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता हो इसके कंपैरिजन में। और वहां चिपकाने के लिए अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो चिपकाने के जो वोल्टेज चाहिए उसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। तो यहाँ पे O2 के लिए जो ओवर वोल्टेज है वो ज्यादा होता है और Cl2 के लिए ओवर वोल्टेज कम होता है। तो काइनेटिकली देखा जाए तो जल का जो प्रोसेस है वो स्लो है, Cl- फास्ट है, तो इसके लिए ओवर वोल्टेज कम है, इसके लिए ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कौन जीतता है? Cl-। मैंने आपको कारण बता दिया, आपने सुन लिया, अब इसको याद रखना, सवालों के अंदर काम आएगा। और कभी कभी केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स आपस में क्लैश करेंगे, ये पहली बार हुआ है, बहुत बार आगे भी होगा, पर अभी आप नहीं समझ पाओगे बिकॉज हमने काइनेटिक्स को उस तरीके से नहीं पढ़ा है, तो इट्स फाइन। अभी जो मैंने बात बताई है उसको नोट करें, दिमाग में बैठाएं, आगे बढ़े। ठीक है, चलो देखो, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स जल को सपोर्ट कर रहा है,
थर्मोडायनेमिक्स जल को सपोर्ट कर रहा है, परंतु काइनेटिक्स Cl माइनस को फेवर करता है। एक काइनेटिक्स के थ्रू फेवर हो रहा है और एक CO2 के थ्रू फेवर हो रहा है। मतलब काइनेटिकली गतिकी के आधार पर यहाँ O2 का बनना एक स्लो प्रोसेस है, मतलब एक धीमा पद है। स्लो प्रोसेस है, अर्थात अब देखो, ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसा है तो O2 को निकालने के लिए या O2 को मुक्त कराने के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है, अतिरिक्त वोल्टेज चाहिए होता है, इसको ओवर वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो O2 का ओवर वोल्टेज Cl से ज्यादा है, तो O2 को चिपकाना मुश्किल है, Cl2 को चिपकाना आसान है ना। तो O2 का ओवर वोल्टेज, O2 को अगर H2O से प्राप्त करना है तो उसका ओवर वोल्टेज ज्यादा है, और Cl2 को अगर Cl से प्राप्त करना है, Cl माइनस से, तो उसका ओवर वोल्टेज लगभग नगण्य है। लिख लें, H2O से O2 को मुक्त कराने का ओवर वोल्टेज ज्यादा है तथा Cl2 Cl माइनस से Cl2 का ओवर वोल्टेज आप कह सकते हो कि है ही नहीं, नगण्य है। नगण्य है। चलिए बेटा कीजिए। ऐसे प्रेफरेंशियल जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो आपको आना चाहिए। अब अपन करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस।
चलिए ऐसे देखें, यहाँ अपन लिख रहे हैं जलीय विलयन, यहाँ हम इलेक्ट्रोड का प्रकार ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड कैसा है। फिर हम सोचेंगे कि बेटा कैथोड पे क्या हो रहा है, और फिर हम सोचेंगे कि एनोड पे क्या हो रहा है। मतलब हम यहाँ ये सोचेंगे कि अपचयन में कौन जीतेगा, यहाँ अपचयन की रेस है, आपके समझने के लिए लिख रहा हूं मैं इस तरीके से, और एनोड पर रेस किसकी होती है, ऑक्सीकरण की, यहाँ पर ऑक्सीकरण की रेस है। मिलकर के सोचेंगे, चलो चालू हो जाओ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग खुद लगाओ। कॉपर सल्फेट, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, बस Na2SO4 एक्वस, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, NaCl एक्वस, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सोचिए। प्लेटिनम के लिए याद रखें कि वो इनर्ट है ना, अक्रिय है, वो कोई क्रिया नहीं करेगा। सोचिए बच्चों, हाँ बेटा, डन, सोचें, कंपटीशन करवा लेते हैं, जीत जाएगा जो जीत जाएगा। देखो, अच्छा कैथोड पे कंपटीशन किसका होगा, Cu2+ का और आपके H+ का। तो Cu2+ H+ में कौन जीत रहा है, आपका रजिस्टर आप ओपन करके रख सकते हो, चेक कर लो Cu2+ और H+ में कौन जीत रहा है, मैंने आपको ऑर्डर लिखवा रखे हैं। ऑब्वियस सी बात है Cu2+ ही जीतेगा, तो यहाँ पे जीतेगा Cu2+। तो कैथोड पे क्या कराना है, अपचयन, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाइए, कॉपर सॉलिड बनवा लीजिए, क्या यही होगा, पक्का, डन एवरीवन, यही किया था आपने, इतने बच्चों ने यही किया था सेम, युवांक सोचो ना, कैथोड के ऊपर कॉम्बिनेशन किसके बीच में होगा, एक्वस है तो Cu2+ SO4 2- प्लस में हो गया Cu2+ और पानी और H+, तो तीनों में सबसे आगे कौन है, Cu2+ ही तो है, टेबल चेक करो। जब इधर कौन जीतेगा, SO4 2- सबसे पहले आता है, पानी बाद में आता है, तो पानी जीतेगा, तो यहाँ पे पानी जीतेगा, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पानी का अपचयन करवाना है। क्या मैंने बता दिया है कि पानी का अपचयन कराएंगे तो O2 गैस बाहर निकालेंगे, देखो ना यार, O2 गैस बाहर निकालोगे तो 2 O बच गए, 2 H बच गए, तो 4 OH- बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, ठीक है, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, बस, सॉरी 4H+ बाहर निकल जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, दैट्स इट, ऐसे कर देना है, पक्का एवरीवन। अच्छा कोई आपसे ऐसे पूछ ले कि अम्लीय होगा विलयन या क्षारीय होगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एसिड बना है H+, तो विलयन अम्लीय होगा,
तो ये भी सवाल में पूछ सकता। अच्छा इधर आओ, Na2SO4 एक्वस में किसकी जीत होगी? सोडियम और पानी की रेस में कौन जीतेगा? तो सोडियम और पानी की रेस में तो पानी ही जीतेगा। Na2SO4 में रेस किसके बीच में है? देखो, कैथोड मतलब होता है माइनस, एनोड मतलब होता है प्लस। माइनस पे जाने की रेस किसके बीच में होगी? एक तो Na प्लस के बीच में, एक पानी के बीच में। और नेगेटिव पे जाने की रेस किसके बीच में होगी? SO4 2 माइनस के बीच में और पानी के बीच में। इस रेस में भी पानी जीतेगा, चेक कर लो आप, कैथोड वाली टेबल खोल के देख लो, उसमें पानी जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है और Na कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देख लिया? तो कौन जीतेगा? पानी। पानी कैसे जीतेगा? पानी के दो मॉलिक्यूल, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के, हमने बताया था अगर यहाँ होता है तो H2 बनेगा, और H2 ऑलरेडी बन चुका है, दो H बच गए और आपके पास दो O बच गए हैं और दो H बच गया है, तो क्या बन जाएगा साथ में? दो OH माइनस। ये पानी का अपचयन का इक्वेशन है, कहा था याद कर लो, अच्छे कहा था, अच्छे से याद कर लो। इधर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे पानी जीतेगा, पानी जीतेगा तो सेम इक्वेशन बन जाएगा। ये लो, अब यहां बताओ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? सर यहाँ पे 4H प्लस है और यहाँ पे 2OH माइनस है, तो क्षारीय होगा अम्लीय होगा? कितने बच्चों को लगता है अम्लीय होगा? हाथ ऊपर करें। कितनों को लगता है क्षारीय होगा? हाथ ऊपर करें। और कितनों को लगता है उदासीन होगा? तो एनोड और कैथोड पे सेम चार्ज सप्लाई होता है, बताया था ना। तो यहाँ पे 4F से 4H प्लस बन रहा है, यहाँ पे 2 से बन रहा है 2, यहाँ जब 4 जाएगा तो यहाँ भी 4 बन जाएगा, तो OH माइनस और H प्लस की काउंटिंग सेम होगी। आज आते जो पहला सवाल कराया, आखिरी में भी उसी सवाल से तुम्हारी, समझ गए? गजब कर रहे हो। यहाँ पे 4F चार्ज दिया है, तो 4F चार्ज यहाँ दोगे तो क्या होगा? सेम चार्ज जाएगा ना, तो 2F से 2 निकल रहा है, 4F से डबल निकलेगा, 2 से 2 है, 4F से 4 होएगा, और 4 होगा तो 4OH माइनस 4H प्लस। इसमें भी IIT सवाल बना सकता है, कैसे? ये विलयन कैथोड के सापेक्ष क्षारीय होगा और एनोड के सापेक्ष अम्लीय होगा, और जब तक इसको ऐसे स्टिर नहीं किया है, हिलाया नहीं गया है। अगर इस विलयन को हिला दोगे तो OH माइनस और H प्लस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और विलयन उदासीन हो जाएगा। तो IIT पूछ सकता है सवाल समझदारी के साथ, स्टिर किया है, उसको मिलाया है या नहीं मिलाया है, तो सवाल थोड़ा केयरफुली पढ़े। केमिस्ट्री में सवालों को केयरफुली पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इधर आ जाओ, NaCl जलीय, Na जीतेगा Cl जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, सॉरी 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 सवाल ही बेकार था। Na जीतेगा कि H प्लस जीतेगा? कॉम्पिटिशन किसके बीच में? Na प्लस पानी, H प्लस, किसको जिताना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, पानी ही जीतेगा, है ना? सॉरी, NaOH और H2O, ऑब्वियस सी बात है H2O जीतेगा, तो यहाँ भी H2O जीत गया, खत्म। ये क्वेश्चन ऐसे ही कंटिन्यू हो गई। यहाँ बताओ कौन जीतेगा? यहाँ कॉम्पिटिशन दो लोगों के बीच में है, Cl माइनस के बीच में और पानी के बीच में, बताइए कौन जीतेगा? बताइए कौन जीतेगा? पानी? कितने बच्चों को लगता है पानी जीतेगा? Cl माइनस ओवर पोटेंशियल के कारण Cl माइनस जीतेगा, सही है, तो Cl माइनस को जिता दो। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी थी। अच्छा यहाँ क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये कोल्बे विद्युत अपघटन है, इसको कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, पढ़ाया जाता है इसको अच्छे से। अच्छा Na प्लस जीतेगा, पानी जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है पानी जीतेगा, तो यहाँ तो लोड है ही नहीं, यहाँ तो पानी जिताना है। इधर जीतता है CH3CO माइनस, और ये इंपॉर्टेंट केस भी बनता है, यहाँ पे CH3C माइनस जीतता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि इसको अच्छे से पढ़ाया जाता है 11th के अंदर भी और 12th के अंदर भी। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस आप पढ़ोगे तब आपको और समझ में आएगा। क्या होगा? CH3 C2H6 बाहर निकल जाएगा, एल्कीन बनाने का मेथड है ये, CO2 अलग हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगी। और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी लग क्या रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लग रही है।
पढ़ा है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, थोड़ा बहुत याद आ रहा है? एल्केन बनाने की विधि कक्षा 11। ठीक है। कॉपर सल्फेट ये स्पेशल केस है, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहाँ तक फटाफट लिख लो। कुछ वैल्यूज के साथ ही कंपेयर करेंगे, हाँ? अच्छे से ही देखेंगे। क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ, ये कहानी का ट्विस्ट है। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया है कॉपर के जलीय विलयन के साथ। कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया है कॉपर के जलीय विलयन के साथ। डन। देखें, हमने इसमें भर दिया कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक, और इधर भी कॉपर ही है, ये भी कॉपर का बना हुआ है, एनोड भी, कैथोड भी कॉपर का बना हुआ है, और बैटरी सप्लाई करना स्टार्ट कर दी। अब हमको सोचना है कि कहाँ कहाँ पे किस किस के बीच में कंपटीशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैथोड पर किस किस के बीच में कंपटीशन है? कैथोड म्हणजे नेगेटिव, तो नेगेटिव के ऊपर कौन कौन जाना चाहता है? सर एक तो Cu2+ जाना चाहता है, मतलब Cu2+ जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu सॉलिड बनाना चाहता है, ठीक है। दूसरा पानी जाना चाहता है। हमारा पानी जो है ना वो तो हमेशा कंपटीशन में रहेगा ही रहेगा, कुछ भी कर लो, पानी इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H2 बनना चाहता है साथ में। अब हमें सोचना पड़ेगा कि दोनों में से जीतेगा कौन, हमें जीत के बारे में सोचना, ठीक है। उसके लिए मुझे आपको वैल्यूज बता देनी चाहिए। वैल्यूज आपको बता रहा हूँ, बाद में आप उसको रटने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भी याद नहीं है, तुम्हें भी याद नहीं रखना, हम बस कंपेयर करने के लिए वैल्यूज लेते हैं। वैल्यूज ऐसे हैं कि इसके लिए SRP है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो अपचयन हो रहा है तो SRP चाहिए होगी, इसकी SRP है 0.34 और इसकी SRP है बेटा माइनस का 0.83 वो। बताओ, कैथोड पर जिसका SRP ज्यादा वो जीतता है। कैथोड पे कौन जीतता है? कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है आपका अपचयन, तो कैथोड पे वो जीतता है जिसका SRP ज्यादा है। बताओ दोनों में से SRP किसका ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, 0.34 ज्यादा है माइनस के 0.83, तो कौन सी रिएक्शन होगी, फर्स्ट या सेकंड? इसका अपचयन होगा, कॉपर का होगा, इसका अपचयन हो जाएगा, दिस विल विन, ये विन, इसकी जीत होगी, मतलब ये वाली रिएक्शन होगी। अच्छा अब एनोड में बताओ, एनोड पर कंपटीशन में कौन कौन है? अपना ऑक्सीकरण करवाना है, तो कंपटीशन किस किस के बीच में है? देखो ऑक्सीकरण करवाने की भीड़ है, सब कंपटीशन में है। सबसे पहले तो ऑक्सीकरण करवाने के लिए जल आ जाएगा, मुझे मेरा ऑक्सीकरण करवाना है, और एज द नेम सजेस्ट ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन बनेगी, ऐसे भी याद रख सकते हो।
बहुत तरीके हैं याद रखने के। SO4 2- आ जाएगा ऑक्सीकरण करवाने के लिए, मुझे अपना ऑक्सीकरण करवाना है। अगर तुम अपना ऑक्सीकरण कराओगे तो S2O8 2- बनेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इसका अपना कंपटीशन है। SO4 2- भी चाहता है कि मैं ऑक्सीकरण कराऊं, वो भी तो है रेस के अंदर। एक और है रेस के अंदर साइलेंट किलर, कॉपर। कॉपर चाहता है कि मैं भी अपना ऑक्सीकरण कराऊं। पहले नहीं था कॉपर, क्यों? क्योंकि पहले कॉपर था ही नहीं। अब एनोड के ऊपर कॉपर खुद भी तो है। यहाँ क्या था? यहाँ विलियन में जब कॉपर सल्फेट एक्वस था तो 2 ही आयन थे, Cu2+ और SO4 2-। तो यहाँ रेस थी Cu2+ और जल के बीच में, और यहाँ रेस थी SO4 और जल के बीच में। यहाँ पे रेस में इधर तो रेस सेम थी, इधर कॉपर भी आ गया, क्योंकि कॉपर खुद भी तो पड़ा है एनोड के ऊपर। तो कॉपर खुद भी इस बार कंपटीशन में है, पहले नहीं था। तो कॉपर का एक्वस विलियन लोगे तो कॉपर कंपटीशन में नहीं था एनोड पे, केवल कैथोड पे था। और कॉपर को छड़ के रूप में ले लोगे तो कंपटीशन में आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही सबको? कॉपर सल्फेट के विलियन, वापस समझो, कॉपर सल्फेट के विलियन में CuSO4 के विलियन में, रिवीजन कर नहीं रहे हैं, सवाल लगा नहीं रहे हैं। CuSO4 के विलियन में यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन था, तो 2 आयन थे Cu2+ SO4 2-। अब Cu2+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है केवल, तो केवल अपचयन की रेस में है, इसलिए इस रेस में था। इधर था ही नहीं, इधर केवल पानी और SO4 2- के बीच में रेस थी। कॉपर 2+ कैसे खुद में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना, तो अपचयन की रेस में था, ऑक्सीकरण की रेस में नहीं था। पर यहाँ पे कॉपर 2+ तो विलेन में पड़ा हुआ है और कॉपर एनोड पे भी बैठा है, तो ये कॉपर रेस में आ चुका है आपके ऑक्सीकरण के। तो ये कॉपर कौन सा है? जो छड़ के ऊपर है, ये ऑक्सीकरण की रेस में, जो पहले नहीं था, क्योंकि पहले प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन लिया था अपन ने जस्ट पहले वाले केस। अब क्या हम लोग समझ रहे हैं कि कॉपर रेस में आ चुका है? बालक बालिकाओं, क्लियर है? बढ़िया। तो कॉपर कॉपर कॉपर, बढ़िया, ये करवाना चाहता है कॉपर अपने। तो अब हमें सोचना है कि ये चीज करवाएं कि नहीं करवाएं। वो करवाने का 2-3 तरीके हैं। एसओपी चेक कर लो, एसओपी समझ में आ जाएगा। मैं आपको एसओपी बता देता हूँ तीनों, फिर आप मुझे जवाब देना उसकी। जिसका एसओपी ज्यादा, देखो जिसका एसआरपी कम या एसओपी ज्यादा वो जीतता है यहाँ पे। इसका एसओपी बताया भी था, माइनस का 1.23 वोल्ट। इसका एसओपी नेगेटिव में लार्ज वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है नेगेटिव में, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। और इसका एसओपी बताने की जरूरत थोड़ी है, ये प्लस में है, ये माइनस में होगा बस। एसओपी बताना कौन सी मुश्किल बात है? जो प्लस में वो यहाँ माइनस में हो गया। अच्छा, कौन जीतेगा तीनों में से? जो सबसे बड़ा होगा। माइनस के 1.23 बड़ा होगा इससे, क्योंकि लार्ज वैल्यू है। लार्ज वैल्यू का मतलब 5, 6, 7 हो सकती है। माइनस का 5 छोटा होता है माइनस के 1.3 से, और माइनस का 1.23 से बड़ा होता है माइनस का 0.34। ये यहाँ पे जीतेगा। सही है? तो दोनों ही तरफ जीत किसकी हुई? कॉपर की हुई। हेलो, ठीक हो? जिंदा हो? तो दोनों तरफ जीत कॉपर की हुई। होगा क्या? यहां से कॉपर निकलेगा, Cu2+ बन के विलेन में जाएगा, तो यही Cu2+ यहाँ जाके चिपक जाएगा। तो मान लो आपने यहाँ पे अशुद्ध कॉपर को रख दिया, तो यहाँ से अशुद्ध कॉपर में जो शुद्ध कॉपर है वो यहाँ से निकल निकल के इधर इकट्ठा होने लग जाएगा। तो धीरे 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 अशुद्ध कॉपर में से सारा कॉपर निकल निकल के इधर जाके इकट्ठा हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का मतलब विद्युत द्वारा हमने उसको शुद्ध किया है या साफ किया है, इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कहते हैं। कॉपर की ही जीत हुई है दोनों साइड, तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर यहाँ से निकलेगा, यहाँ चला जाएगा। क्या हम सब कंफर्टेबल हैं समझने में? कंफर्टेबल तो बहुत है समझने में, बट हम क्लास के बाद क्वेश्चंस करते ही नहीं है, हम सवाल लगाते ही नहीं है। जब सवाल लगाएंगे ही नहीं तो होगा कैसे? कैसे होगा?
अब सवाल लगाओगे ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ही नहीं, सीबी को छुओगे ही नहीं, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखोगे ही नहीं, तो ये तो बस शो चल रहा है। मैं अच्छा बस पढ़ा रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। जब तक तुम खुद अपना पेन चला करके सवाल सॉल्व नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं। और इस बात का सबूत अगले सवाल से दे दूंगा मैं आपको। बढ़िया सवाल दूंगा, इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी लगेगा, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी लगेगी, सब लगेगा उस सवाल के अंदर, जिसमें फैराडे के लॉ भी लग जाएंगे। एडवांस लेवल का अच्छा सवाल देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा कितने पानी में हो तुम। ठीक है, कितनी प्रैक्टिस की है तो देख लो इसको। ये अकेला सवाल सब कुछ तय कर देगा अभी। बस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस सिंपल है ना, दोनों तरफ कॉपर की जीत, आराम से सोचना बैठ के। भाई यहाँ पे 2 लोग रेस में थे, CO2 प्लस वाटर, ये जीत गया। यहाँ पे 3 लोग रेस में थे सर, यहाँ कॉपर रेस में कैसे आ गया? क्योंकि कॉपर था इलेक्ट्रोड के रूप में, तो पहले क्यों नहीं था? विलियन में तो केवल CuSO4 है, तो विलियन में केवल CO2 प्लस है और SO4 2 माइनस है, तो ये तो केवल कैथोड पे जा सकता है, तो ये कैथोड की रेस में था। ये कॉपर नहीं होता तो कभी भी एनोड की रेस में कॉपर आता ही नहीं। बस ये बात समझने की, बाकी सब आसान है। एक बार रेस में आ गया फिर तो कंपेयर करना इजी होता है, SOP दे दो कंपेयर हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं। मस्त सवाल है ये, शानदार सवाल है। 0.01 फैराडे धारा द्वारा 1 लीटर 0.01 मोलर जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन किया गया। कॉपर 2 प्लस की सांद्रता व विलयन का पीएच विद्युत अपघटन के पश्चात चलो बच्चों निपटाओ। एक चीज और ऐड कर लेते हैं, तथा कॉपर की मात्रा, कॉपर की निक्षेपित मात्रा, निक्षेपित मतलब कितनी चिपकी। 3 चीजें कैलकुलेट करनी है।
ये सवाल सब चेक कर लेगा तुम्हारा। करो बेटा। चेक करें। देखो सब काम आ जाएगा इसमें, मैंने कहा ना सब, मतलब जितना ज्ञान तुमने अभी तक अर्जित किया है मोटे मोटे तौर पे सब कुछ ही इसमें यूज होगा। सब लोग ध्यान से देखें। Cu2+ कितना कॉपर मिला, तो कॉपर की इक्वेशन क्या होगी, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग कॉपर। सबका ध्यान बोर्ड पे, लिखना बिल्कुल बंद। ये सवाल ऐसे हो जाना चाहिए था। किसी का आंसर आया? ए कितनों का है? बी, सी, डी? आया ही नहीं। चलो मैं कम से कम, मुझे ये अच्छा लगता है कि क्लासरूम एग्जाम्पल अच्छे होते हैं। हाँ, क्लासरूम एग्जाम्पल ऐसे होते हैं तुमसे नहीं बनते, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। अच्छा, 1 लीटर 0.01 मोलर, क्या तुमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो यहाँ से? एक तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता इंटू आयतन। लीटर में है तो बढ़िया है, 0.01 इंटू 1। मोल कितने हो गए? 0.01 मोल। तो Cu2+ के मोल कितने हैं? 0.01 मोल है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी है? 0.01। इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन है? 1 मोल Cu2+ को निपटाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 1 मोल Cu2+ को निपटाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, मतलब 2F चार्ज लगेगा। रस समीकरण में यदि पढ़नी आती है, 1 मोल Cu2+ के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब 2F आवेश चाहिए। तो 0.01 के लिए कितना चाहिए? 0.02। यहाँ है 0.02? नहीं है, यहाँ 0.01 है। मतलब ये बनेगा सीमांत अभिकर्मक। या करंट कम दिया अपन ने। ठीक है, चल गया ऊपर से, आया समझ में? देखो बेटा आराम समझो। इस इक्वेशन को कैसे पढ़ोगे? 1 मोल Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मोल इक्वेशन है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से क्रिया करेगा, 1 मोल कॉपर बनाएगा। मतलब 1 मोल Cu2+ को निपटाने के लिए 2 मोल मतलब 2F आवेश चाहिए। तो 0.01 सवाल ने दे रखा है, तो 0.01 के लिए 0.02 चाहिए। 0.02 नहीं है हमारे पास, 0.01 ही है। तो ये सीमांत अभिकर्मक है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो ये कितना खत्म होगा? इसका आधा ये खत्म होगा। देखो ना, 2F खत्म होते हैं तो 1 कॉपर खत्म होता है, तो ये इसका आधा खत्म होगा। मतलब ये खत्म होगा 0.01 में से माइनस कर दो 0.01/2, ये इतना खत्म होगा। मतलब ये कितना खत्म होगा? 0.005। तो Cu2+ 0.005 मोल खत्म होगा। अगर Cu+ 0.005 मोल खत्म होगा तो 0.05 मोल इतना ही बन जाएगा। एक Cu2+ से एक Cu, इतना Cu आपके पास खत्म हुआ है, इतना खत्म हुआ है ना। वैसे कायदे से इसको देखो, इतना खत्म हुआ, इतना ही बन जाएगा 0.005। अच्छा, इसका द्रव्यमान कितना आएगा? मोल को गुणा कर दो, कॉपर का वैसे 63 होता है, 64 ले लो, क्या दिक्कत है? तो ये आपका आ जाएगा 64/200, 0.32 ग्राम। तो 0.32 जहां जहां पे आ रहा है वो हमारा आंसर है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कैंसिल, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कैंसिल, इन दो में चूज करना है।
ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया सबको? अच्छा, बढ़िया है। कॉपर 2+ की सांद्रता कितनी बची लास्ट में? ये 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर कितनी बची लास्ट में? 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, कितनी सांद्रता इसकी? ठीक है। अच्छा, एनोड पे क्या होगा? जब तक बोला ना जाए इलेक्ट्रॉन इनर्ट ही मान के चले, तो एनोड पे कौन अभिक्रिया करेगा? ये तो कैथोड की रिएक्शन हो गई। एनोड पे अभिक्रिया कौन करेगा? पानी करेगा। तो पानी के लिए इक्वेशन लिखो। एनोड मतलब करना क्या है? इलेक्ट्रॉन का दान करना है, तो इसका ऑक्सीकरण करवाओगे तो ऑक्सीजन बनेगी। ये एनोड की इक्वेशन हो गई। ये एनोड की इक्वेशन। ठीक है सबको? एनोड की इक्वेशन क्लियर है? पूछ पूछ के कर रहा हूं तुमसे। एनोड की इक्वेशन क्लियर है? अब देखो, यहां पे 4f चार्ज देते हैं, यहाँ पे 4f चार्ज देते हैं, तो 4H+ बनते हैं। 4 मोल इलेक्ट्रॉन से 4 मोल H+। तो एक बात बताओ, अपने चार्ज कितना दिया है? 0.1 फेरेड। मैंने बताया था ना, जितना चार्ज जाएगा एनोड के पास उतना ही चार्ज जाएगा कैथोड के पास। तो यहाँ भी चार्ज कितना जाएगा? यहाँ भी चार्ज जाएगा 0.01 फेरेड। तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतना H+। तो यहाँ पे 0.01 फेरेड है, तो 0.0 फेरेड से H+ कितना मिलेगा? 0.01 मोलर। तो H+ की सांद्रता कैसे निकालोगे? H+ की सांद्रता आ गई 0.01 पर मोल, मतलब पर लीटर की सांद्रता आ गई 0.01, मतलब 10⁻²। और आपको पता होना चाहिए H+, बचपन वाली बातें, H+ की सांद्रता होती है 10⁻pH के बराबर। तो यहाँ से pH कितना आ गया? 2 के बराबर। कोई दिक्कत? तो pH आपका 2 आ गया। pH 2 किस में है? वैसे कायदे से देखा जाए तो ये हो नहीं सकता है, यही हमारा आंसर है। तो Cu2+ की सांद्रता भी निकाल ली अपने, 5 × 10⁻³ ये हो गया आंसर डी। सब कुछ ही काम आ गया इस सवाल में, क्या बचा? लिमिटिंग एजेंट निकालना आ गया, मोल के स्टोइचियोमेट्री के साथ खेलना आ गया, कितना फैराडे के नियम लगाना आ गया, पीएच आ गया, ये मतलब पीएच आपका उसका टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का, वो आ गया, आयन इक्विलिब्रियम का, सॉरी, वो आ गया। सब कुछ तो आ गया इस सवाल। दिस सवाल हैज एलिजिबिलिटी फॉर एडवांस। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ बच्चों वाली बात है, छोटी छोटी। और उससे सवाल बनाया कितना शानदार, देखो तीन तीन चीजें मिला मिलू के मजे करो। थोड़ा अपने आप को, अपने ब्रेन को डेवलप करो। मुझे देखने से कुछ नहीं होगा, सवाल लगाने से होगा। दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। खत्म होने वाला है बस, चैप्टर ज़्यादा बचा नहीं है अब, 1 या 2 क्लास मैक्सिमम और चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या चैप्टर खत्म होने के साथ साथ आपकी कैप्सूल बुक, आपकी डीपीपी, ये सब खत्म हो रही है? ओके, खत्म होते टेस्ट ले लूंगा मैं इस चैप्टर का, जो संडे को नहीं हुआ था। फिर क्या होगा? फिर उसमें सामने आ जाएगा कि हमने कितना पढ़ा था, कितना टाइम पास किया था, कितनी पढ़ाई। तो थोड़ा डिफरेंट बनो बाकी सबसे, सवाल लगाओ। जितने सवाल लगाओगे उतना अपने आप को ग्रो करते हुए देखोगे। 3 या 4 दिन बाद में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास रेगुलर हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, 2 चैप्टर पैरेलल खुलेंगे 11th के। एक 11th की फिजिक्स खुलेगी, एक 12th की फिजिक्स खुलेगी। एक 11th की केमिस्ट्री खुलेगी, एक 12th की केमिस्ट्री खुलेगी। समय आ गया है मल्टीपल पैरेलल चैप्टर्स चलाने का, तब क्या करोगे फिर? फिर केमिकल बॉन्डिंग चल रहा होगा और ऑर्गेनिक साथ में चल रही होगी, या ऑर्गेनिक नहीं चल रही होगी तो केमिकल काइनेटिक्स चल रहा होगा। फिर क्या करोगे? है ना? फिजिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चल रहा होगा, इधर रे ऑप्टिक्स के बाद वाला चैप्टर कुछ चल रहा होगा, तो या हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलने लग जाए। तो पैरेलल 12th, पैरेलल 11 चलेगी, क्योंकि आपने सफिशिएंटली पढ़ लिया है, आपका ब्रेन एडजस्ट कर चुका है चीज़ों को। तो डेली हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैबिट्स होनी चाहिए। अभी तक हम जो भी टाइम दे रहे थे, जितना हमने मेहनत किया, वो सब अब काम आने का समय आया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने में तो हमने जितना कुछ सीखा है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। सीखना हमेशा एक स्लो प्रोसेस होता है, इम्प्लीमेंट करना एक फास्ट प्रोसेस होता है। जैसे
आप एक बार गाड़ी चलाना सीख जाओ, वो हमेशा स्लो प्रोसेस होगा, तो गाड़ी थोड़ी स्लो चलाओगे आप। अब गाड़ी सीखते हो 10 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे, और चलाते कितने पे हो? मिनिमम एवरेज भी देखें 50-60 की स्पीड पे चलाते हैं, और ठीक भी है। साइकिल कितनी स्पीड पे सीखते हो? क्या साइकिल उठाती 40 पे भगाते हो क्या? नहीं ना, घुटने छिल जाते हैं फिर ऐसे में। तो आप चलाते हो 5-10, धीरे धीरे स्पीड में आप साइकिल चलाना सीखते हो। बच्चा कैसे सीखता है? हल्का हल्का चलेगा, गिरेगा, चलेगा, गिरेगा। क्या हमेशा गिरता रहता है? नहीं, भगेगा भी, रनिंग भी आएगी। तो अभी तक आप साइकिल चलाना सीख रहे थे या रनिंग सीख रहे थे, ऐसा मान लो। अब आपको पता चलेगा कि जो आपने सीख रखा है उसका यूज़ क्या है, क्योंकि इस टॉपिक में मुझे सीमांत अभिकर्मक पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। मुझे ये मोल कैसे निकालने ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। रस समीकरण में मैं कैसे खेल रहा हूँ ये आपको आना चाहिए था कि सर 1 मोल CO2+ के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। मुझे इस चैप्टर में बस इतना बताना था कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2f चार्ज। तो 1 के लिए 2 चाहिए, तो 0.01 के लिए 0.02 चाहिए, वो है नहीं, ये सीमांत अभिकर्मक होगा। ये अगर 0 खत्म हुआ, अगर ये 2 खत्म होगा तो ये 1 खत्म होता है आधा, तो ये 0.1 खत्म हो गया, तो ये 0.1/2 खत्म हो गया। जितना ही खत्म हुआ उतना ही बन जाएगा। फिर ये बचा कितना, माइनस करके देख लो, इतना बचा। किस्मत से ये जितना बचा और ये जितना खत्म हुआ ये सेम सेम था, पर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ सकती। ये वैल्यू से ये डिसाइड होगा, और ये माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू इससे ये डिसाइड होगा। तो एग्जाम में सवाल और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं अपन चाहें तो। मैं एग्जैक्टली पता होना चाहिए सर कर क्या रहे हैं। फिर एनोड की इक्वेशन लिखना, इसमें पूरे पूरे फेराडे के नियम, प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस सब लग गया। फिर यहाँ समझ में आया कि भाई यहाँ तो 4f के लिए 4h+ है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे कि जितना कैथोड को दिया उतना एनोड को मिलेगा, तो इसको 0.01 दिया तो इसको भी 0.01 मिलेगा। तो 1 से 1 चल रहा है, 1:1 का रेशियो चल रहा है, तो 0.01 से यहाँ 0.01 आ जाएगा। मोल 1 लीटर की बात हो रही है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो वो भी 1 लीटर के अंदर उपस्थित है H+ भी, तो 1 से भाग लगा दिया। इसलिए मैंने 0.01 मोल को मोलर भी कह सकता हूँ। फिर एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया कि pH कैसे लिखते हैं। H+ की सांद्रता 10⁻⁻⁻⁻ pH, तो pH होता है, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो pH 2 के बराबर आ रहा है। कितनी सारी बातें एक सवाल के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व थी। केमिस्ट्री जितनी आसान मैं यहाँ पे लिख के सवाल करके दिखा रहा हूँ उतनी आसान है नहीं। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स अपलोड की थी कल, 3 शीट्स करी आप लोगों ने, कितने बच्चों ने करी? आज उसके सॉल्यूशंस अपलोड हो जाएंगे, एक बार चेक कर लीजिए। आज रे ऑप्टिक्स की कैप्सूल बुक के सारे सॉल्यूशंस, मैक्सिमम सॉल्यूशन अपलोड करेंगे हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में, मैक्सिमम सॉल्यूशंस कैप्सूल बुक के सवालों के। तो जिनके कैप्सूल बुक के सवाल अटके पड़े हैं वो उन सॉल्यूशन से देख के निपटा सकते हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मॉर्निंग क्लास का ये बेनिफिट है कि आपकी सुबह आप 4 बजे 5 बजे उठ गए। अब तुमको मैंने बोला उठ जाओ, तुम उठते तो हो नहीं 4 बजे 5 बजे, अब इस बहाने उठ जाओगे। अब तुम्हारे पास दिन पूरा पड़ा हुआ है, करो आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस। अटल वाला ओवर कॉन्फिडेंस में मरता है, और आशा वाला अटल वालों का हिस्सा बनने के लिए मरता है। समझाता हूँ। अटल बैच सोचता है कि हम तो बोर्ड पढ़े पढ़े हुए, हमारा बोर्ड का प्रेशर नहीं है, हमने एक बार पढ़ लिया हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस किल्स अटल बैच। उनके पास स्कूल का बर्डन नहीं है, ये प्रॉब्लम भी है अपने आप में कि उनके पास कोई बर्डन ही नहीं है। 2-2.5 घंटे हमसे पढ़े हुए फ्री, दिन भर क्या कर रहे हैं कौन जान रहा है। तो अटल बैच का बच्चा फ्री है, वो उसको एडवांटेज नहीं है उसके लिए, वो प्रॉब्लम है उसके लिए कि वो फ्री है, उसके ऊपर कोई डंडा चलाने के लिए नहीं है। आशा बैच का बच्चा क्या सोचता है, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मेरे को तो स्कूल भी जाना है, मेरे को तो ये भी करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है, मैं तो वैसे कुछ नहीं कर सकता। जबकि कायदे से ज़्यादा बेटर कंडीशन में आशा बैच का बच्चा है जो 12th के साथ जेईई की प्रिपरेशन कर, वो ज़्यादा बेटर है। कारण समझाऊं? पहली बात, उसका एक रूटीन है जो अटल के पास नहीं है। कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी खाते हैं। अटल वाले इनका फिक्स है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, अदरवाइज दिक्कत होगी। सेकंड, बोर्ड पढ़ करके इनको 3-4 महीने बाद एहसास होता है कि अब जेईई करना चाहिए, तो ये बोर्ड के नशे में रहते हैं। बोर्ड का एग्जाम दे करके उसको सेलिब्रेट करते हैं 2-3-4 महीने, वहाँ टाइम वेस्ट कर देते हैं। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, इनको घबराहट रहती है हमारे बोर्ड है 6 महीने बाद, तो बोर्ड को सीरियसली पढ़ते हैं। तो बोर्ड में एक बार रिवीजन होता है, फिर यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आशा बैच के बच्चे को कोई भी सवाल दे दो कर लेगा, वो पढ़ी इस लेवल पर आया ना, एक बार बोर्ड में पढ़ लिया, अब करके देखना ग्रंथशाला, तुम्हें आसान लगेगी, तो वो वहाँ पढ़ लेता है दोबारा। उसके बाद क्या होता है, फिर एग्जाम टाइम में फिर प्रेशर में पढ़ लेगा
2-3 दिन में पढ़ता है आशा बैच का बच्चा, और आशा बैच के बच्चे को डू एंड डाई है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो निकालना है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के पहले बोर्ड आ जाएंगे। तो जनवरी अटेम्प्ट आशा बैच के बच्चे के लिए एकदम किलर होता है, निकालना ही है उसके अंदर। और अटल बैच का बच्चा उसको फिर ऑप्शन की तरह दिखता है, कोई बात नहीं, जैन में निकला फिर अप्रैल में निकालेंगे। तो अगर अटल बैच के बच्चे को सच में एडवांटेज लेना है ऑफ बीइंग अ ड्रॉपर, तो आपके पास जो टाइम है ना, उसको लिख लो कि 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। और आशा बैच के बच्चे के पास एक ही डिसएडवांटेज है, 11th नहीं पड़ी हुई है, तो उसको आपको मैनेज करना है। 12th के लेक्चर्स के साथ साथ थोड़ा 11th को अच्छे से कमांड करना है। जैसे अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा, छोड़ना नहीं एक भी क्लास, भले लाइव नहीं ले पा रहे हो, रात को रिकॉर्डेड देख लो, सवाल लगाने हैं। आशा बैच का बच्चा वो रूटीन फॉलो कर रहा है जो हर एक सक्सेसफुल बच्चे का रूटीन होना चाहिए। आप 6 घंटे स्कूल जा रहे हो ना, 6 घंटे आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपके वेस्ट होंगे। प्रोडक्टिव आवर्स इतने होते ही नहीं है लाइफ में, 5-6 घंटे आदमी वैसे भी वेस्ट करता है दिन भर में। सोच लो हम 5 घंटे स्कूल में वेस्ट करके आ रहे हैं, बचा हुआ टाइम तो हमारा है, वो पकड़ लो। 50 सवाल लगा रहा है, अब तुम सोचोगे भाई ड्रॉप लेके करेंगे, अगेन आई एम सेइंग ड्रॉप लेके फिर तुम इसी सिचुएशन में फंसे होगे, फिर तुम्हें लगेगा स्कूल सही था, कम से कम रूटीन तो था। कभी आशा बैच के बच्चे का ये मेरे पास सवाल नहीं आता हमारा रूटीन डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि उसका रूटीन स्कूल ने सेट कर रखा है। ये सवाल आता है अटल बैच के बच्चे का। और अटल बैच का बच्चा कभी ये सवाल नहीं पूछता कि सर टाइम बहुत है, मैनेज कैसे करूं। हमेशा आशा बैच का बच्चा ये सवाल पूछता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो अगर अटल बैच का बच्चा टाइम मैनेजमेंट सीख ले, ठीक है, और टाइम को वैल्यू करना सीख ले, और आशा बैच का बच्चा ये समझ ले कि तुम गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास, तुम सही जगह बैठे हो एकदम, तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन बड़े आराम से होगा हंसते हंसते। क्या अटल बैच का बच्चा दिन में 12 घंटे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता? कर सकता है, बट करेगा नहीं। अगर इस सवाल में तुम अटके हो तो कहीं ना कहीं तुम अभी भी कमजोर हो, एक्सेप्ट करो ना, लगाओ सवाल। क्या कर लोगे आगे का सिलेबस पढ़ के? कुछ नहीं पड़ेगा। एक चैप्टर में अगर तुम्हारे 200 में से 360 में से 180 नंबर आ रहे हैं, तुमने अपने आप को नहीं सुधारा, एग्जाम में भी 180 आएंगे। एडवांस का पेपर, मेंस का पेपर इतना प्यारा पेपर होता है ना कि अगर एक चैप्टर में तुम्हारी अप्रोच 60% प्रॉब्लम सॉल्व करने की है, तो पूरे थ्रू आउट द सिलेबस में भी वही अप्रोच रहेगी, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन की फंक्शनलिटी वही है। तुम्हें इतना सिलेबस दे दो तो भी तुम 60% मार्क्स लाओगे, इतना दे दो तो भी 60% लाओगे। इसलिए हमें हमारे चैप्टर के अंदर हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करना सीखना है। समझें आप बात को, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैं 90% सवाल सॉल्व कर पाया, जबकि इसके पहले सर ने जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैं कम कर पाया था। ये सीखना है, इसको डेवलप करना है अपन को, चाहे आशा हो चाहे अटल हो, ताकि आपकी अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम बढ़ती जाए, बेहतर होती जाए, बेहतर होती जाए। ये हो गया ना, तो लास्ट में ऑर्गेनिक में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक एक अलग सेगमेंट है बिल्कुल अपने आप में। फिर केमिस्ट्री बड़ी आसान लगेगी, क्योंकि अभी सब कनेक्ट होता जाएगा धीरे 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 धीरे। इसके बाद मेटलर्जी आसान लगेगी, फिर अभी आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे तो ऑर्गेनिक और आसान लगेगी। फिर आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम आसान लगेगा। थर्मोडायनेमिक्स आसान लगेगी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे तो फिर आपको सब कुछ आसान लगेगा केमिस्ट्री में। फिर यहाँ पे डेल्टा जी डेल्टा नाचोगे आप इसके साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बट एट द सेम टाइम डेल्टा जी का फॉर्मूला है माइनस का NF ई सेल, इसमें N आता है नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल कॉन्सेप्ट पे की हुई मेहनत काम आती है, अगर की है तो काम आएगी, नहीं की है तो नहीं आएगी। थिंग्स आर वेरी मच कनेक्टेड विद ईच अदर। आप अपने आप को संवारें, सुधारें, अपने आप को ठीक करें। ऑर्गेनिक लगभग 11-12 अगस्त या 13 अगस्त के आसपास स्टार्ट होगी, तब तक अपने आप को बैलेंस आउट कर लें आप किसी भी हालत। और अभी नेक्स्ट वीक से आपके पैरेलल चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा खुद को सिंक्रोनाइज करके, खुद के टाइम को मैनेज करते हुए मैक्सिमम सवाल कैसे निकाल सकते हैं, करने की कोशिश। दोनों ही बैच के बच्चों से बात कर रहा हूँ, चाहे आशा हो चाहे। सवाल नहीं करोगे बेटा, सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमारी जिम्मेदारी है आपको टाइम पे सिलेबस खत्म करके देने की, हम दे देंगे अच्छे से, ऐसे ही पढ़ा के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस सिलेबस का मतलब तब निकलेगा जब सिलेबस खत्म होने का मतलब जेई में ऐसा नहीं होता कि टीचर ने पढ़ा दिया, हमने हमारी सीबी सॉल्व कर ली, हमने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, हमने टेस्ट सीरियसली दिए थे क्या। कल मेरे पास केवल 3 बच्चों का टेलीग्राम पे मैसेज आया कि सर आज टेस्ट क्यों नहीं हुआ, केवल 3 या 4 बच्चे, बाकी सबको कोई मतलब नहीं था। जाए तो दे देंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है नहीं हो रहा, क्यों सर को याद दिलाएं, सर को तो याद ही नहीं होगा आज टेस्ट है। अभी हम याद दिला देंगे सर को, कहीं हमारा टेस्ट रख लिया फिर
तो कोई मैसेज ही नहीं किया, केवल 3-4 बच्चे। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। और उसमें से 1 या 2 बच्चे ऐसे थे, उन 3-4 में से भी जिन्होंने लगातार पूछा हर 2-2 घंटे के इंटरवल पे। वो शायद वेट ही कर रहे थे टेस्ट का। कल को वो सेलेक्ट हो जाएँ या ना हो, अच्छा कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो जेईई गए हैं तो पक्का एमएनआईटी मिलेगा ऐसे बच्चों को, जो सीरियसली ले रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने टेस्ट को, अपनी पढ़ाई को। अब ये सवाल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं किस लेवल का आसान हो सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, और मैं कितना कंसेप्चुअल हो सकता हूँ। इस सवाल में वो ताकत है आपको शो करने की कि कंसेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि सवाल ऐसे सॉल्व हो जाए। कितना कैलकुलेशन लगा इस सवाल में? कुछ भी नहीं। पर ये कॉम्बिनेशन में, ऑप्शंस में जो कॉम्बिनेशन थे ना, कोई भी बच्चा इसमें -1 करके आ जाएगा। अब इसमें +4 और इसमें -1, ये डिसाइड करता है कि तुम्हारी रैंक क्या आने वाली। इस तरह के सवाल तुम्हारी रैंक डिसाइड करते हैं। और रैंक अच्छी कब आती है? जब सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। इसलिए वही बात बार-बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो और कुछ नहीं। कल अगर आपके पास एक्स्ट्रा वाला अपडेट हुई थी, रे ऑप्टिक्स में भी हुई होगी, इसमें भी हुई होगी, आज और होगी, उनके पीछे भागो, करो क्वेश्चन जितना कर सकते हो। टीआईआर कोई आसान टॉपिक नहीं है जो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है। चैप्टर खत्म करने में तो 3 दिन लगते हैं, अगर पैरेलल में चला दें चैप्टर को, कर भी देंगे खत्म। फिर तुम्हारा क्या? क्या तुम साथ में क्वेश्चन कर पा रहे हो? तो सबसे बड़े चैप्टर का एडवांटेज उठाने की जगह हमने बस सिलेबस फिनिश के नाम पे उसको गोला बना के रख दिया कि हाँ, हमने पढ़ रखा है। नहीं होता है, नहीं बनेंगे एग्जाम में सवाल। तो आज रजिस्टर भरोगे, सवाल करो, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करना, सो मत जाना वापस कि ठीक है अब सो जाते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। बंद किताब बंद करिए, सो गए। अटल बैच के बच्चे खासकर, क्योंकि तुम्हारे को कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ भी करो बंद कमरे में, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है।